प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो हम रैखिक समीकरण के बारे में 8 में भी पढ़ चुके हैं। इसको हम लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले। पिछली कक्षाओं में हमने एक चर वाले और दो चर वाले, 9th में हमने दो चर वाले भी पढ़े हैं, 8th में हमने एक चर वाले पढ़े हैं। तो 10th में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और उनसे संबंधित जो भी सवाल होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो वही बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो सामान्यतः हमें समझ में आया होगा कि जो समीकरण है वो क्या होती है। तो समीकरण क्या होती है? समीकरण में दो भाग होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। वो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए उस समता का नाम ही क्या होता है? समीकरण होती है। अब रैखिक क्यों कहते हैं? रैखिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी घात जो होती है, उच्चतम घात चर की उस समीकरण की एक होती है, तो उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर युग्म के रूप में है, मतलब दो समीकरण हमें दी जाएंगी और चर भी दो होंगे। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो के रूप में हम एक सामान्य समीकरण को रख सकते हैं। तो युग्म के रूप में होगा तो ए वन बी वन सी वन करके हम इसको डिसाइड करेंगे। तो आगे हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो ज्यामितीय दृष्टिकोण दे रखा है, जिसको हम पहले भी समझे हैं। देखो ये होता है हमारा धनात्मक अक्ष और इधर होता है ऋणात्मक अक्ष। और ऊपर ये जो है ये वाई कोटि है, इसको ये धनात्मक वाई अक्ष की कंडीशन को दर्शाता है और यहाँ नीचे ऋणात्मक वाई अक्ष को। तो इसको भुज कहा जाता है, ये जो लाइन है, और इसको कोटि कहा जाता है। तो भुज और कोटि हम यहाँ से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो कुछ यहाँ पर पॉइंट हमें दे रखे हैं। एक तल में यदि दो रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या ये कंडीशन हो सकती है, या दोनों प्रतिच्छेद नहीं करेंगे अर्थात वे समांतर हो सकती हैं, दोनों रेखाएं समपाती होंगी। मतलब कि इन तीनों कंडीशन में से एक बार में केवल एक ही हमें दिखाई देगी तल में, एक ही की संभावना होगी। ऐसा नहीं कि पूरे दो समीकरण युग्म में हमें ये तीनों एक ही बार में दिख जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग समीकरण युग्मों में ये तीनों में से कोई एक हमें दिख सकती है। तो दोनों में प्रतिच्छेदी की कंडीशन में कैसे होगा, उसका भी हम आगे ये ग्राफ इसके सारणी देखते हैं बच्चों। रैखिक समीकरण युग्म जो संगत युग्म होंगे, रैखिक समीकरण युग्म कब असंगत होंगे, रैखिक समीकरण आश्रित युग्म कब होगा। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ हमें दिखाई दे रही है इस सारणी में। जब ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू, अब ये ए वन बट्टा ए टू क्या है? देखो समीकरण युग्म है जो हमें ऊपर दे रखा है। तो पहले समीकरण के लिए हमने ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, दूसरी के लिए हमने ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर प्लस सी टू बराबर जीरो दिया है। अब इनमें कंडीशन क्या है? ये सभी वास्तविक संख्या होंगी। ये इस प्रकार से ए वन का स्क्वायर और बी वन का स्क्वायर जीरो नहीं होगा, ऐसे ए टू और बी टू का स्क्वायर का जो योग है वो जीरो नहीं होगा। और इनको हल करने के लिए ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि द्वारा हम हल करेंगे पहली कंडीशन में। अब हम समझेंगे ये ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू क्या है। देखो ए वन है एक्स का गुणांक पहली समीकरण के लिए, और बी वन है पहली समीकरण में वाई का गुणांक, सी वन है पहली समीकरण का अचर पद। ऐसे ही ए टू दूसरी समीकरण में एक्स का गुणांक है, और बी टू वाई का गुणांक है दूसरी समीकरण में, और सी टू है दूसरी समीकरण में अचर पद। तो जब ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू बराबर नहीं होंगे तो तब ग्राफीय निरूपण होता है इसका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो दोनों समीकरण के जो हल होंगे वो उसमें दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को। इस प्रकार से उनके बिंदु आएंगे। ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा इसी को हम हल कहेंगे समीकरण का। ठीक हो गया। उसके बाद समपाती की कंडीशन में क्या होगा? एक सीधी रेखा होगी समपाती में, दोनों समीकरणों के जो बिंदु आएंगे उसी में आएंगे, उस पूरे में आ जाएंगे, एक ही रेखा आ जाएगी। दोनों समीकरणों के लिए एक ही रेखा होगी।
तो उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और प्रतिच्छेदी में केवल एक ही हल होगा। उसके बाद क्या होगा, तीसरी जो कंडीशन होगी हमारी, उसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 जीरो बराबर नहीं होगा। ये दोनों बराबर होंगे, जैसे इसमें तीनों बराबर थे संपाती। तो याद रखना है, तीसरी कंडीशन में दोनों बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाएं होने का मतलब क्या है, वो दोनों रेखाएं इस प्रकार से, एक समीकरण का हल होगा दूसरे का ऐसे, ये आपस में मिलेंगी नहीं बीच में कहीं भी। तो मिलेंगी नहीं तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो इसलिए इसको बोला जाएगा समांतर रेखाएं, और समांतर की कंडीशन में कोई हल नहीं होता है समीकरण में, ये दिमाग में हमने बैठा लेना है। आगे देखते हैं, अब इनका निरूपण ग्राफी विधि। हमने सामान्य ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा, तो ये ग्राफी विधि पढ़ सकते हैं हम इसको यहाँ से। फिलहाल हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन में आएगा तो फिर वहाँ बताएंगे। तो अब यहाँ पर देखो, असंगत और संगत की कंडीशन भी हमने समझनी है। देखो, इसी सारणी के माध्यम से हम संगत और असंगत भी समझ लेते हैं। पहली और दूसरी जो कंडीशन है, प्रतिच्छेदी और संपाती, इन दोनों कंडीशन को संगत बोला जाता है। ठीक है, केवल एक अद्वितीय हल होगा, ये भी संगत होता है। और अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन में क्या होती है, संगत होती है। असंगत में केवल समांतर रेखाएं होती हैं, कोई हल नहीं। असंगत का मतलब कोई हल नहीं से उसको हमने जोड़ के समझना है। तो ये संगत असंगत है। यहाँ पर लिखा भी है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। और संगत युग्म जिसमें जिसका हल होगा समीकरण युग्म संगत कहलाएगा। तो हल होने में या तो एक हल होगा या परिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको आश्रित युग्म भी कहा जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल वाले को आश्रित युग्म भी कहते हैं। ये भी संगत की कंडीशन में ही आता है। तो इस युग्म में दो दो चरों के जो समीकरणों का युग्म होगा वो आश्रित होगा, तो इनको आश्रित युग्म सदैव संगत होंगे। तो यहाँ पर बात लिख दी है, संगत होगा आश्रित युग्म जो होगा। तो ये हमने ध्यान में रखना है। केवल एक ही कंडीशन है, जब हमारे पास कोई हल नहीं होगा तो उसे असंगत कहेंगे। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, तो ये अलग अलग बातें दे रखी हैं। तो इसमें अद्वितीय हल होगा, तो ये अविरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा। रेखाएं समांतर हो सकती हैं, तो कोई हल नहीं होगा, ये असंगत समीकरण युग्म होगा। रेखाएं संपाती हो सकते हैं, इस स्थिति में समीकरणों के जो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसको आश्रित या संगत समीकरण युग्म कहेंगे। तो ये फिर से वही जो अभी हमने चर्चा करी थी ऊपर, उसी के फिर से यहाँ दे दिया है, इसको फिर दोबारा से हम नज़र मार सकते हैं। अब हम उदाहरणों में समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विलोपन ये विधि क्या है, पहले इसे समझेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब हम एक चर का मान किसी दूसरे चर में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ऐसे एक विलोपन आता है, तो विलोपन में क्या होता है, इसमें चर को विलुप्त कर देते हैं, किसी एक चर को। उसके बाद जो एक चर का मान आता है उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं, वो विलोपन कहलाता है। तो हम सीधे आगे समझ रहे हैं, इन उदाहरणों को हम करेंगे। वज्र गुणन विधि फिलहाल आपके सिलेबस से हटा दिया है, वज्र गुणन विधि पर भी हम चर्चा करेंगे लास्ट में। तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको धीरे धीरे से नज़र मारते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रतिबंध हमें दे रखे हैं। ये प्रथम स्थिति है, मैं बता दिया था अभी। ये द्वितीय स्थिति है, तृतीय स्थिति, इसको फिर से हम स्मरण कर लेंगे। a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होगा, तो इसमें एक अद्वितीय हल होगा और संगत निकाय होगा। जब तीनों में से दो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा तो असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। तीनों बराबर होंगे, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हम देखते हैं आगे विधियों के बारे में, अभी हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम सीधे बढ़ते हैं समीकरण पर। प्रश्नावली जो हमारी है 3.1, तो यहाँ से हमारा NCERT सॉल्यूशन स्टार्ट होता है।
तो आफताब वाला भी हमारे अब सिलेबस से शायद हट गया है, लेकिन फिर भी हम प्रश्नावली को करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे और भी जगह कई सारे कंपटीशन में भी काम आते हैं, वैसे भी हमारी समझ को विकसित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति के लिए बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो, अब हमने क्या करना है, दो चर में कंडीशन को मान लेना है, दो चर लगाने हैं। तो आफताब है और एक उसकी पुत्री है, तो हमने मान लिया कि आफताब की जो वर्तमान आयु है वह x वर्ष है, तो पुत्री के लिए दूसरा चर ले लिया y, तो पुत्री की आयु होगी y वर्ष। अब हमसे यहाँ पर लिखा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, मतलब आफताब अपनी बेटी से 7 गुनी आय का था 7 वर्ष पूर्व। यह 7 वर्ष पूर्व आय की बात होगी तो क्या होगा, घट जाएगा वर्तमान आय में से 7 दोनों की, तो x-7 y-7। ठीक। तो पहली जो कंडीशन है उसमें आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आय का था, तो आफताब की आय जब x-7 थी तो पुत्री की आय को 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हमने समीकरण बना ली। तो x-7 जो है वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आय का है, तो पुत्री की आय थी y-7, तो इसको 7 से गुणा कर दिया, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप 7 का गुणा करेंगे, 7y और 7 7 49। 7y को इधर ले आए बच्चों, ये y इधर से, ये जो माइनस का 7 था इधर गया प्लस हो गया, 49 में से घट गया -42, तो ये पहली समीकरण होगी। हमसे बोला केवल बीजगणित और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना, तो बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। अब 3 वर्ष बाद आफताब की आए दूसरी कंडीशन में, तो बाद कहेगा तो जोड़ना है, पहले कहेगा तो घटाना है। तो 3 वर्ष बाद x+3 और पुत्री की y+3, कंडीशन क्या है, पुत्री से 3 गुनी आय का रह जाएगा। फिर से वही बात होगी, पुत्री की आय को 3 से गुणा कर दिया, पुत्री की आय थी y+3, तो इसको 3 से गुणा कर दिया, अंदर गुणा करेंगे, इस प्रकार से कंडीशन बन जाएगी। 9 यहाँ था, 3 प्लस का इधर गया -3, 9 में से 3 6, तो ये बीजगणितीय रूप में दोनों समीकरण आ गई। तो ग्राफीय रूप के लिए हम क्या करते हैं, देखो x और y के कोई से भी मान लेते हैं, उसमें x का एक मान लेते हैं और उसी के बदले में हमें y का मान प्राप्त होता है। तो जैसे हमने यहाँ x का मान -7 लिया, तो ये 7 इसमें से घट गया तो बचा 35, और ये 35 में 7 का भाग चला गया 5, 7 पंजे 35। तो ऐसे ही हमने x का मान 0 कर दिया तो 7 6 42, ऐसे ही हमने x का मान 7 कर दिया तो यहाँ बचा इसमें 7 जुड़ गया 49, 7 7 49, सेम मान आ गए। मतलब यहाँ पर हमने मान अपने मन से लेने हैं, कोई सा भी हम मान ले सकते हैं। तो ये ग्राफी प्रदर्शन के लिए फिर हम ग्राफ में इनको दर्शाते हैं, तो ऐसे ही हम इनको यहाँ दर्शाएंगे। तो ये देखो, हमने दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग x और y के मान लिए हैं, तो ये मान हमने यहाँ नीचे दर्शा दिए। तो ये पहला जो हमारा ये मान लिया गया है समीकरण 1 का था, और ऐसे ही दूसरी समीकरण का मान यहाँ पर इस प्रकार से हमने लिया है। तो ये ग्राफ इसका इस प्रकार से बनेगा, तो इसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। यहाँ से हम गिनेंगे, जहाँ 7 आया 7, 6 आया 6, माइनस में आया तो माइनस वाले में, प्लस में आया तो प्लस वाले में। तो ऐसे ही यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें एक जो क्रिकेट की टीम है, एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, और बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। अब बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, ये भी बहुत सरल है। देखो, एक बल्ला का हमने मूल्य ले लेना है x, गेंद का ले लेना है y, दो चर में हमने बात करनी है। तो देखो, बल्ले कितने थे, 3 थे, तो 3 से गुणा कर दिया, और गेंदें थी 6, जोड़ करके 3900 में टोटल खरीदा है, तो 3900 हो गया पहली समीकरण। दूसरी कंडीशन में एक बल्ला था तो एक x, और 2 गेंदें थी तो y को 2 से गुणा कर दिया, बराबर 1300, समीकरण बन गई। सेम वैसे ही हमने इसको भी x और y के मान रख के यहाँ से निकाल लेना है। तो x और y के मान निकाले, उसके बाद पैमाना ले लिया, तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। तो ग्राफ में नज़र मार सकते हैं और इसको करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, नहीं तो यहीं पर हम इसको दोबारा से करा सकते थे,
लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। विशेषकर ये वीडियो जो लोग रिवीजन करते आ रहे हैं, जिनने पहले भी इसको देखा है ढंग से, तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि उनको पूरा डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर वाला है, उसमें भी हमने सेब को एक्स, अंगूर को वाई मान लिया, जैसे जैसे उनके मान थे उसको गुणा करके दे दिया। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ एक्स और वाई के मान रखने के बाद ये ग्राफ हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रश्नावली में इतने ही क्वेश्चन थे, तो इसको हम आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आगे हम विस्तार से प्रतिस्थापन की विधि पर चर्चा करेंगे।